पुणे का केस भूले तो नहीं आप? अरे वही केस जब नशे में धुत एक रईसजादे ने अपने करोड़ों रुपए की महंगी लग्जरी कार से अश्वनी और अनीस नाम के दो आईटी इंजीनियरों की जान ले ली। लेकिन उसके बदले में उसे सजा क्या मिली? नाबालिग होने की वजह से रिहाई। और ऐसा नहीं है कि अपने देश भारत में ये कोई नई बात है। ये रवायत बहुत पुरानी है कि गरीबों को हर छोटे मामले में जेल और अमीरों को बड़े से बड़े मामले में भी बेल। और अगर फिर भी न्याय चाहिए आपको तो वो मिलती नहीं। इतिहास गवाह है कि न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। पुणे की पूरी कहानी तो मैं समय आने पर पूरे डिटेल में सुनाऊंगा, लेकिन इंडिया के हाई प्रोफाइल और दिमाग को घुमा देने वाले केस की सीरीज में आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे ही केस की जिसके वर्डिक्ट के बाद हर अखबार में एक ही हेडलाइन छपी कि जेसिका की हत्या तो हुई है बट नो वन किल्ड जेसिका। मतलब अ किलिंग विदाउट अ किलर। कैसे, ये अभी आपको आगे बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 1999 की सुबह को। जेसिका अपनी बहन सबरीना को ऑफिस छोड़ते हुए कहती है शाम को टैमरिन कोर्ट आना, मजे करेंगे। लेकिन काम की वजह से सबरीना शाम के पार्टी में जा नहीं पाई थी। टैमरिन कोर्ट महरौली की कुतुब कॉलोनेड हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाली बीना रामानी इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी। बीना के पति जॉर्ज कनाडा जा रहे थे उस वक्त, तो इसी चलते 29 अप्रैल को बृहस्पतिवार को रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। जेसिका लाल बीना रामानी की बेटी मालिनी की दोस्त थी। दोनों ही मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसलिए मालिनी ने अपनी दोस्त जेसिका लाल को इस पार्टी के बारटेंडिंग करने का ऑफर दे दिया, जिसे जेसिका ने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। भला उसे क्या पता था कि पार्टी की यह रंगीन रात उसके जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। पार्टी शुरू हुई और अपने सुरूर पर था। इस बीच रात के करीब 12 बजे जब पार्टी खत्म होने के कगार पर थी, तभी टैमरिन कोर्ट में एक शख्स ने अपने 3 दोस्तों के साथ एंट्री मारी। नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ और मन्नू शर्मा। मन्नू कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। उसके साथ एक दोस्त विकास यादव भी यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 दोस्त और थे, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। पार्टी में पहुंचकर मन्नू शर्मा बार सेक्शन पर पहुंचा। वहां जेसिका लाल और उसका दोस्त सायन मुंशी बारटेंडिंग कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि उस रात का जो उनका काम बचा था उसे समेट रहे थे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। तभी काउंटर पर पहुंचकर मन्नू शर्मा ने शराब मांगी। जेसिका ने यह कहते हुए इनकार कह दिया कि शराब खत्म हो गई है। असल में कहते हैं कि शराब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि टाइम ओवर हो गया था, पार्टी अब खत्म ही हो रही थी, इसलिए वो शराब सर्व करना जो है वो बंद कर देते हैं। तभी रईसजादे मन्नू ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा से उससे शराब मांगता है। लेकिन पैसे देखने के बाद भी जेसिका ने दोबारा से शराब देने से मना कर दिया, ये कहकर कि अब वो सर्व नहीं कर सकती है। अपने दोस्तों के सामने खुद की बेइज्जती होता देख मन्नू शर्मा ने अपने जेब से रिवॉल्वर निकाली और हवा में तानकर फायर कर दी और उस बंदूक को दिखाकर फिर से शराब मांगी जेसिका से। लेकिन जेसिका बंदूक देखने के बाद भी शराब देने से इनकार कर रही थी। जेसिका के बार बार मना करने पर मन्नू शर्मा को इतना गुस्सा आया कि उसने रिवॉल्वर उसके सामने तान दी और फायर कर दिया। उधर पार्टी में लोग इस कदर नशे में चूर थे कि उन्हें कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। गोली की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट की जो मालकिन थी बीना रामानी, वो वहां पहुंची तो वो देखती है जेसिका जो है वो खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई है। मनु को देखकर उसने पूछा, कौन हो तुम और ये पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए हो? मनु शर्मा इतना कहते हुए वहां से भाग जाता है अपने दोस्तों के साथ कि मैंने गोली नहीं चलाई है। Why did you shoot her? Give me the gun! इसके बाद जेसिका को तुरंत वहां से वो लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। इसी बीच उसकी बहन सबरीना को भी इस बात की खबर दी जाती है, लेकिन जेसिका की जान नहीं बच पाई।
इधर कांड करके मन्नू अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया था। पुलिस के पास केस पहुंचा और सबसे पहले गिरफ्तारी हुई करीब 4-5 दिन बाद 4 मई को मन्नू के दोस्त अमरदीप गिल की। इसके 4 दिन बाद बीना रमानी और उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि एक तो वो प्राइवेट पार्टी के नाम पर बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रहे थे, दूसरा ये कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान को अपने बार सेक्शन वाले एरिया से साफ कर दिया था। मतलब उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया था। पुलिस ने काफी खोज खबर की और लगभग 1 महीने बाद मनु शर्मा भी गिरफ्तार कर लिया गया। हाई प्रोफाइल केस था। पार्टी में उस दिन बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई लोगों ने उस दिन मनु शर्मा को वहां देखा भी था। इसलिए जब ये जो केस था पूरा, ये जब कोर्ट में गया था, सबको तो यही लगा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, कातिल भी सामने है, सबने देखा है कत्ल होते हुए, तो पहले सुनवाई में ही कातिल को सजा हो जाएगी। लेकिन 3 अगस्त को चार्जशीट दाखिल होने के करीब 6 साल तक मुकदमा चलता रहा। इस बीच एक एक करके सभी गवाह जो है वो पलट जाते हैं। उनके नज़र में उस रात वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब इस केस का सबसे अहम गवाह भी पलट जाता है, और वो था जेसिका का अपना दोस्त सायन मुंशी, जो उस रात उसके साथ बार टेंडिंग संभाल रहा था, जिसके आंखों के सामने मनु शर्मा ने जेसिका की जान ली थी। लेकिन उसने कोर्ट में एक नई कहानी बता दी कि हवा में जो गोली चली थी वो तो मनु शर्मा ने चलाई थी, लेकिन जो गोली जेसिका को लगी वो तो किसी और ने चलाई थी। उसने झूठी गवाही भी दे दी उसके हुलिया के बारे में। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई उसमें भी यही बात साबित हुई कि दोनों जो गोली चली थी वो अलग अलग बंदूक से चली थी। सरेआम पार्टी में जेसिका की मौत का कोर्ट में तमाशा बन रहा था। जेसिका के दोस्त मुंशी से जब ये पूछा गया कोर्ट में कि तुमने तो पुलिस में हत्या की चश्मदीद होने की लिखित गवाही दी थी, इस पर वो बाकी की जो बात जो अंग्रेजी में बोल रहा था उसी तरह इस बात पे भी अंग्रेजी में ही जवाब देता है कि हिंदी तो मुझे आती ही नहीं है, ये बयान तो पुलिस ने बनाया था जिस पर मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया गया था। इतना कुछ होने के बाद अदालत के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है और सबूत और गवाह ना होने पर मनु शर्मा और उनके दोस्तों को रिहा करना पड़ता है। इसके बाद हर अखबार में एक ही हेडलाइन होती है कि नो वन किल्ड जेसिका। बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, जस्टिस का होप खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे मीडिया इस केस में ऐसा रोल अदा करती है कि पूरा का पूरा केस ही पलट जाता है। आजकल मीडिया की छवि कुछ ऐसी बन रही है कि हमेशा वो केस में कुछ ना कुछ उल्टा ही कर देते हैं, लेकिन ये केस एक ऐसा केस है जिसमें मीडिया के रोल से ही कातिल को सजा हुई थी। कैसे, ये अभी आगे सुनिए आप। उस समय तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिससे पूरे देश में तहलका ही मच गया समझ लीजिए, और बड़े बाप का बेटा एक बार फिर से अदालत तक घसीटा गया। ये स्टिंग एक जर्नलिस्ट ने सायन मुंशी के साथ किया था, लेकिन उसके पास वो जर्नलिस्ट बन के नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर बनकर जाते हैं और मुंशी को एक फिल्म ऑफर कर देते हैं और बात करने लगते हैं। इसी बीच वो कहते हैं लेकिन ये फिल्म तो हिंदी है, लेकिन आपको तो हिंदी आती ही नहीं है, फिर कैसे आपको कास्ट करूँ इस फिल्म में। फिर तो सायन मुंशी ने फिल्म के ऑफर के नाम पर ऐसी धारा प्रवाह हिंदी सुनाई कि पूरा गेम ही बदल गया। क्या कहूँ मैं आपसे? हाँ, क्या कहूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप लोग। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रखता हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि उसने अदालत में झूठी गवाही दी थी, झूठ बोला था कि उसे तो हिंदी आती ही नहीं। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिनमें गवाहों ने बताया कि कैसे उन्हें डराया धमकाया गया। एक रिकॉर्डिंग तो ये भी सामने आई जिसमें पुलिस के सामने मनु शर्मा का इकबालिया बयान भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसे दबाया जा रहा था शुरुआत से ही। सर गुस्सा आ गया था मुझे। 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार था मैं, वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी सर। फिर मैंने पिस्टल निकाल ली सर। जब इतना कुछ पब्लिक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया
और प्रेशर बनने लगा, कैंडल मार्च निकलने लगे, लोग रैलियां निकालने लगे इस पूरे केस के सपोर्ट में। तो फिर एक बार तहकीकात जो है दोबारा से शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई की। इसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पूरी तहकीकात में ये भी सामने आया कि फॉरेंसिक लैब ने भी गलत रिपोर्ट बनाई थी। आगे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मनु शर्मा की आजीवन कारावास की जो सजा है उसको बरकरार ही रखा। और कुछ इस तरह इस केस में आगे चलकर काफ़ी समय बाद न्याय मिला, जेसिका को न्याय मिला। और ये हेडलाइन तो लोगों के जहन में बसी गया कि नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन आखिरकार जो हत्यारा था वो पकड़ा ही गया। बाकी साल 2020 में मनु शर्मा को अच्छे बर्ताव के लिए उसको जेल से रिहाई मिल गई। यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए सालों तक लड़ाई लड़ने वाली जेसिका की बड़ी बहन सबरीना ने भी उसे माफ़ करते हुए कहा कि मैं ईसाई से हूँ और माफ़ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी माँ ने मनु को 1999 में ही माफ़ कर दिया होता अगर उसने खुद माफ़ी मांग ली होती तो। यहाँ तक कि जेसिका की बहन सबरीना ने यह भी कहा कि उसे विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले जो पैसे हैं वो भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। आई एम ओके विथ मनु शर्मा गेटिंग बेल कि मुझे विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड नहीं चाहिए। आई सेड आप अगर हो सके तो गिव इट टू समबडी नीडी। हालांकि अब सबरीना भी इस दुनिया में नहीं रही। साल 2021 में सबरीना की भी लीवर की बीमारी के चलते अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। बाकी यही थी कहानी जेसिका लाल के कत्ल की और न्याय के लिए उसके बहन सबरीना के संघर्ष की। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी के बाद, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन कर आप सीधे मुझसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपके मन में जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अब इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।